हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 10 उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। ये इस चैप्टर का हमारा सेकंड पार्ट है। इस चैप्टर को हम पार्ट वाइज डिवाइड कर अपनी वीडियो बनाकर अपलोड करते रहेंगे। ये सेकंड टर्म में आने वाला चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप इसे अच्छे से रीड करना। आज हमारा टॉपिक होगा जोतदारों का उदय। लेकिन इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि जमींदारों के जो अधिकारी गांव में राजस्व इकट्ठा करने आते थे उनको क्या कहा जाता था। ये 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है और इम्पोर्टेंट है। चलो रीड करते हैं। राजस्व इकट्ठा करने के समय, जब राजस्व इकट्ठा करने का टाइम होता था तो उस टाइम में जमींदार का एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला कहते थे, गांव में आता था। अब हमें पता चल गया कि राजस्व इकट्ठा करने का जो अधिकारी था उसे अमला कहा जाता था। और ये एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और आप ऐसे लिख देना कि उस जो अधिकारी आया करता था उसको क्या कहा जाता था, अमला कहा जाता था। 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो हमारा टॉपिक है आज जोतदारों का उदय। 18वीं शताब्दी के अंत में जहां एक और अनेक जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, जब 18वीं शताब्दी का अंत हो रहा था तो उस टाइम जमींदार जो थे वो संकट की स्थिति से गुजर रहे थे। वहीं दूसरी ओर धनिक किसानों के कुछ समूह गांवों में अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे थे। धनिक किसानों के कुछ ऐसे समूह थे जो गांवों में अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे थे। फ्रांसिस बुकानन के उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में, जो फ्रांसिस बुकानन था उसने उत्तरी बंगाल में एक जिला है जिसे दिनाजपुर के नाम से जाना जाता था। जब उसने वहाँ का सर्वेक्षण किया तो धनी किसानों के इस वर्ग का, जिन्हें जोतदार कहा जाता है, विशद विवरण देखने को मिलता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक आते आते, यानी 19वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों तक आते आते, जोतदारों ने जमीन के बड़े बड़े रकबे, जो कभी कभी तो कई हजार एकड़ में फैले थे, अर्जित कर लिए थे। यानी कि जोतदार जो हुआ करते थे उन्होंने जमीन के बड़े बड़े रकबे अपने अंडर में ले लिए थे। स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी उनका नियंत्रण था। ये सब आप अंडरलाइन करते हैं ना, ये इम्पोर्टेंट है। स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी उनका नियंत्रण था, यानी दोनों पर उनका नियंत्रण था। इस प्रकार वे उस क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर भी व्यापक शक्ति का प्रयोग, गरीब काश्तकार यानी किसान जो होते थे, छोटे मोटे किसान, उन पर भी अपनी शक्ति का प्रयोग करते थे। जोतदारों की जो जमीन होती थी, यानी उनकी जमीन का काफी बड़ा भाग वे खुद नहीं जोतते थे, बल्कि बटाईदारों के माध्यम से जोता जाता था। बटाईदार क्या करते थे कि उनकी ज़मीन को जोतते थे, उस पर फसल उग जाते थे, उसका 20% यानी कुछ थोड़ा अपने आप रख लेते थे और बाकी जो भी उपज हो करती थी वो जोतदार को दे देते थे। इस प्रकार जोतदार को काफ़ी फायदा होता था। जो खुद अपने हल लाते थे, खेत में मेहनत करते थे और फसल के बाद उपज का आधा हिस्सा जोतदार को दे देते थे, उन्हें बटाईदार कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि बटाईदार क्या करते थे। गांवों में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। ऐसा क्यों? आखिर गांवों में जोतदारों की शक्ति जमींदारों से ज़्यादा क्यों होती थी? तो इसके कारण थे, फर्स्ट कारण था इसका, जमींदार के विपरीत जो शहरी इलाकों में रहते थे, जोतदार गाँव में ही रहते थे। जमींदार जो होते थे वे शहरी इलाकों में रहते थे, जबकि जोतदार जो हुआ करते थे वे गाँव में ही रहते थे। और ग्रामवासियों के, गांव में रहने वाले लोगों के एक बड़े समूह पर वो सीधा नियंत्रण रखते थे। जमींदारों द्वारा गांव की जमा लगान, जो जमींदार गांव की जमा लगान जो होती थी, लगान, उसको बढ़ाया करते थे, तो जोतदार उनका प्रतिरोध करते थे। जमींदारी के अधिकारियों को अपने कर्तव्य, जमींदार के जो अधिकारी होते थे उन्हें अपना कर्तव्यों का पालन करने से रोकते थे। जब कोई अधिकारी गांव में आया करता था राजस्व इकट्ठा करने, तो जोतदार मिलकर और अपने साथ किसानों के एक समूह को लेकर उनका विरोध करते थे। इस प्रकार जोतदारों की शक्ति गांवों में बढ़ती जा रही थी।
जोतदार जानबूझकर राजस्व के भुगतान में देरी करा देते थे किसानों से, जो उनके किसान उनके ऊपर निर्भर रहते थे उनसे जानबूझकर जमींदार को राजस्व के भुगतान में देरी कराते थे, ताकि जमींदार की जमीन संपदाएं नीलाम हो और जोतदार भी उन्हें अक्सर खरीद लिया करते थे। बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है कि उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। बंगाल में भी जोतदार जो थे वे उत्तरी बंगाल में सबसे अधिक शक्तिशाली थे। कुछ जगहों पर उन्हें हवलदार कहा जाता था और कुछ अन्य स्थानों पर वे गांठीदार या मंडल कहलाते थे। ये सब जोतदारों के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ पढ़ लेंगे जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। इसमें इतना कुछ तो है नहीं इम्पोर्टेंट, लेकिन हम यहाँ नज़र मारेंगे बस जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कीमतों के में मंदी की स्थिति समाप्त हो गई। जब 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में कीमतों की जो मंदी थी वे समाप्त हो गई, इसलिए जमींदार जो 1790 के दशक की तकलीफ़ों को झेलने में सफल हो गए, उन्होंने अपनी सत्ता को सुदृढ़ बना लिया। राजस्व के भुगतान संबंधी नियमों को भी कुछ लचीला बना दिया गया। जो राजस्व भुगतान के नियम थे उन्हें भी कुछ लचीला बना दिया गया। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि गांवों पर जमींदारों की सत्ता और अधिक मजबूत हो जाती है फिर से। लेकिन आगे चल के 1930 के दशक की घोर मंदी, जब 1930 में घोर मंदी आई, बहुत बड़ी मंदी हो गई, चीज़ों की कीमतों में तेज़ी से गिरावट होने लगी, तो उस हालत में ज़मींदारों को भट्टा बैठ गया, यानी फिर से ज़मींदारों की हालत बेकार हो गई और जोतदारों ने देहात में अपने पांव मजबूत कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 5वीं रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का नाम 5वीं है। 5वीं रिपोर्ट ये खुद में इम्पोर्टेंट है, अक्सर इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हम जिन परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं उनमें से बहुत से परिवर्तनों का विस्तृत विवरण एक रिपोर्ट में दिया गया है, जो सन 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। ये जो 5वीं रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का नाम 5वीं रिपोर्ट रखा गया है और ये 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। ये उन रिपोर्टों में से 5वीं थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी। अब हमें पता चलता है कि इस रिपोर्ट का नाम 5वीं क्यों पड़ा। ऐसी कई रिपोर्टें बनाई गई जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलाप के विषय लिखे जाते थे उन रिपोर्ट में, और फिर ब्रिटिश संसद में उन्हें पेश किया जाता था। तो इस तरह की रिपोर्टों में यह रिपोर्ट 5वीं थी, तो इसलिए इस रिपोर्ट का नाम 5वीं रिपोर्ट पड़ा। तो मैं फिर से एक बार रीड कर देता हूँ। 5वीं रिपोर्ट यह उन रिपोर्टों में से 5वीं थी जो भारत में, जैसा मैंने बताया था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन, जो वह ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करती थी और उसके क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी। अक्सर 5वीं रिपोर्ट के नाम से उल्लिखित यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठों में थी। यानी इस रिपोर्ट में कितने पेज थे? 1002। ये भी हमें पता चलता है। इसके 800 से अधिक पृष्ठ परिशिष्टों के थे, जिनमें से जमींदारों और रैयतों की अर्जियां। 800 से अधिक पृष्ठ जो है परिशिष्टों के थे, जिनमें जमींदारों और रैयत कौन थे मैंने बताया था। रैयत जो है किसानों को कहा जाता है। अंग्रेजों के विवरणों में किसानों को क्या कहा गया था? रैयतों की अर्जियां भिन्न भिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट, यानी कि अलग अलग जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व विवरणियों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएं और अधिकारियों द्वारा, जो अधिकारी थे उनके द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियां शामिल की गई थी। यानी कि ये जो 800 से अधिक पृष्ठ थे, इनमें जमींदारों और रैयत की अर्जियां, कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व विवरणियों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएं और अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के जो राजस्व और न्यायिक सिस्टम था उस पर टिप्पणियां जो लिखी थी अधिकारियों ने, वो भी शामिल थी। अब हम ये देखते हैं कि ये रिपोर्ट लिखने का सिलसिला किस प्रकार शुरू हुआ। कंपनी ने 1760 के दशक के मध्य में जब बंगाल में अपने आप को स्थापित किया था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1760 के दशक में खुद को बंगाल में स्थापित किया, तभी से इंग्लैंड में उसके क्रियाकलापों पर बारीकी से नज़र रखी जाने लगी और उन पर चर्चा की जाती थी।
ब्रिटेन में बहुत से ऐसे समूह थे जो भारत तथा चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध करते थे। जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार का जो हल्फनामा है वे ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ से प्राप्त कर लिया था, तो कई ऐसे लोग थे जो इन चीज़ का विरोध करते थे और वे भारत और चीन के साथ व्यापार करना भी चाहते थे। वे चाहते थे कि उस शाही फरमान को रद्द कर दिया जाए। जैसे मैंने बताया था कि महारानी से फरमान प्राप्त कर लिया है, तो शाही फरमान को रद्द कर दिया जाए, जिसके तहत इस कंपनी को यह एकाधिकार दिया गया था। एकाधिकार मतलब सिर्फ एक ही कंपनी को यह एकाधिकार था, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि वह पूर्व के साथ व्यापार कर सकती है। ऐसे निजी व्यापारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी जो भारत के साथ होने वाले व्यापार में हिस्सा लेना चाहते थे, और ब्रिटेन के उद्योगपति ब्रिटिश विनिर्माताओं के लिए भारत का बाजार खुलवाने के लिए उत्सुक थे। ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अनेक अधिनियम पारित किए। ब्रिटिश संसद जो है उसने 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में कई अधिनियम पारित किए, जिनसे कि भारत में कंपनी के शासन को नियंत्रित और विनियमित किया जा सके। कंपनी को बाध्य किया गया है कि वह भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट भेजा करे। ईस्ट इंडिया कंपनी को बाध्य किया गया है कि भारत में जिस तरीके से वह प्रशासन कर रही है उसकी रिपोर्ट तैयार करके नियमित रूप से ब्रिटिश संसद में भेजा करे। और कंपनी के कामकाज की जांच करने के लिए कई समितियां भी नियुक्त की गई। जैसा कि आज के टाइम में भी होता है, कुछ भी सिचुएशन हो जाती है तो उसके लिए समितियां नियुक्त की जाती हैं उसकी जांच करने के लिए। तो उस प्रकार उस टाइम में भी ब्रिटिश सरकार के कामकाज की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रशासन कर रही थी, उसकी जांच करने के लिए भी कई समितियां नियुक्त की जाती थी। 5वीं रिपोर्ट एक ऐसी ही रिपोर्ट है जो एक परवड़ समिति द्वारा तैयार की गई थी। तो 5वीं रिपोर्ट जो तैयार की गई थी एक परवड़ समिति, यानी एक समिति बनाई गई थी जिसने 5वीं रिपोर्ट को तैयार किया था। इसमें खाली इतना ही था। और थोड़ा सा ये देख लेते हैं बेनामी क्या होता है। बॉक्स में दे रखा है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि बेनामी। बेनामी का शाब्दिक अर्थ गुमनाम है। बेनामी का मतलब है गुमनाम। हिंदी तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं, हिंदी जो है भारत की भाषा, और अन्य भारतीय भाषाओं जैसे मराठी, गुजराती, बांग्ला, ये सब भारतीय भाषाएं। इनमें हिंदी तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग, यानी बेनामी शब्द का जो प्रयोग है, ऐसे सौदों के लिए किया जाता है जो किसी फर्जी या अपेक्षाकृत महत्वहीन व्यक्ति के नाम से किए जाते हैं। यानी कि ऐसे सौदे जिनका वास्तविक मालिक जो असली फायदा जिसे मिल रहा है उसका नाम उस सौदों में नहीं दिया जाता, बल्कि किसी फर्जी नाम से करवा लिए जाते हैं। या जैसे कि कोई बड़े बड़े लोग होते हैं, वे अपने नौकरों के नाम से कुछ बड़ी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, तो उन्हीं को बेनामी का सौदा कहा जाता है, बेनामी। तो आशा करता हूँ बेनामी आपको समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट ये है लठियाल। लठियाल यानी लठियाल का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके पास लाठी या डंडा हो। लाठी आप जानते ही होंगे, डंडे को लाठी भी कहते हैं जो शीशम की होती है। तो लाठियाल का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके पास लाठी या डंडा हो। ये जमींदार के लठेत यानी डंडेबाज पक्षधर होते थे। जमींदार के कुछ आदमी होते थे जिन्हें हम गुंडे भी कह सकते हैं, डंडा लेके चलते थे, और जहाँ कहीं भी लड़ाई की ज़रूरत होती थी या ज़ोर ज़बरदस्ती की, तो ये लठियाल वहाँ काम आया करते थे। 5वीं रिपोर्ट में इतना ही था। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।